हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। साथियों, इसमें हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग के बारे में। जो 9 माइनर लॉ ऐड किए गए हैं, उसी 9 माइनर एक्ट से आज मैं एक्ट आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, द डायरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, जिसको कि हम लोग दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कहते हैं। इसी एक्ट को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपके लिए फ्रेम करके लाया हूँ, और उन्हीं सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे एक एक करके एनालिसिस करूंगा और आपको शो करूंगा कि आपके एग्जामिनेशन में कैसा आंसर फ्रेमिंग किया जाता है। साथियों, जब हम बात करते हैं डायरी प्रोहिबिशन एक्ट की, तो थोड़ा सा हम इस एक्ट के बारे में ही क्यों ना जान लें। तो जब हम डायरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात करते हैं तो साथियों, ये बहुत छोटा सा एक्ट बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा। इसमें टोटल 10 सेक्शन ही दिए गए हैं। कितने सेक्शन दिए गए हैं साथियों? तो 10 सेक्शन इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड किए गए हैं डायरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं साथियों इसके डेट ऑफ इनेक्टमेंट की, तो ये 20 मई 1961 को क्या हुआ था, इसका डेट ऑफ इनेक्टमेंट ये होता है, और ये आपको जान करके रखना होता है। साथियों, जब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में, तो आप आंसर राइटिंग को देख सकते हैं। मैं डेफिनेटली इसी फॉर्मेट पे आंसर राइटिंग कराता हूं, जो कि यूपीएससी का फॉर्मेट होता है, और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको भी अपने मेन एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग करना होता है। तो साथियों, 10 सेक्शन का ये छोटा सा एक्ट है, और इसी एक्ट को हम यहाँ पे रीड करने जा रहे हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया हूं, वो लेकर के आया हूं, दहेज क्या है, दहेज किसको कहते हैं, दहेज क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। विभिन्न अधिनियमों में इससे संबंधित प्रावधान का वर्णन कीजिए। विभिन्न अधिनियम का मतलब क्या होता है, हम इसको किससे कोरिलेट करेंगे, हम इसको आईपीसी से कोरिलेट करेंगे, साथ ही साथ हम इंडियन एविडेंस एक्ट से इसको कोरिलेट करेंगे। तो डिफरेंट एक्ट से कोरिलेट करने का पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। पहले तो हमसे यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है दहेज क्या है। सबसे तो पहला हमसे ये पूछ दिया है कि डावर क्या होता है, डावर हम किसको कहेंगे। तो हम अपने आंसर में इसी चीज़ को समझाएंगे कि हाँ, ये डावर होता है, और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डावर कहते हैं। और आगे कर रहा है, इसकी परिभाषा दीजिए। इसकी परिभाषा भी ठीक हम दे देंगे। विभिन्न अधिनियमों में इससे संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। विभिन्न अधिनियम का मतलब हम आईपीसी के भी प्रोविजंस को यहाँ पे डील करेंगे, साथ साथ हम इंडियन एविडेंस एक्ट के भी प्रोविजंस को डील करेंगे। अगर सीआरपीसी में कोई प्रोविजन है तो उसको भी हम डील करेंगे। जो भी हमारे इसके साथ प्रोविजन लिंक हो सकते थे, उन सभी प्रोविजन को हम क्या करेंगे, इसके साथ लिंक करने का, इसके साथ रीड आउट करने का कोशिश करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को हम लोग और मजबूत करते हुए चलेंगे। अब देखिए साथियों, जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं, आंसर फ्रेमिंग की बात करते हैं, तो आंसर किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। कर है आंसर में है कि दहेज का सामान्य परिचय अभी हम आपको बता रहे हैं कि दहेज होता क्या है, कब दहेज दिया जाता है, किस एवज में दहेज किसी को प्रोवाइड किया जाता है, और दहेज ये चीज़ है क्या। तो साथियों, यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य दहेज से तात्पर्य है वह संपत्ति की बात करता है जो विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। इसको क्या कहा जाता है साथियों, इसी को दहेज के रूप में भी देखा जाता है। इसी को भी क्या दिखा जाता है, इसी को देखा जाता है कि हाँ, इसी को दहेज कहा जाता है। और स्त्री धन के अंतर्गत भी जो स्त्रियों को, जो लड़कियों को, जो उसके पिता के द्वारा एट द टाइम ऑफ मैरिज उसको प्रोवाइड किया जाता है, वो उसको स्त्री धन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बात कह रहा है दहेज की, वो कह रहा है कि जो वधू के द्वारा किसको दिया जाता है, वर को दिया जाता है, इसको हम लोग दहेज कहते हैं। भारत में इसे दहेज या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से साथियों जाना जाता है, तो ये वर्ड आपको लिखना भी पड़ेगा। अगर आप लिखते हैं तो आपके लिए और भी रेलिवेंट साबित होगा कि इसको हम लोग किस नाम से और जानते हैं भारत में। तो इसको दहेज के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ वर दक्षिणा के नाम से भी जानते हैं। और ये सारी बातें अगर आप अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपके आंसर को और भी रचनात्मक माना जाएगा। और जो भी अगर आपका नंबर काटने वाला भी रहेगा किसी पॉइंट पे आपका एग्जामिनर, तो आपके नंबर को यहाँ पे डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जान रहा है कि वो बच्चा यहाँ पे इस चीज़ को समझ रहा है, इस चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा है। आगे कह रहा है, दहेज उन सामाजिक व्यवहारों में से एक है जिसे कोई शिक्षित व्यक्ति गर्व के साथ इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मान लीजिए कि दहेज की तो बात सभी को ही करता है, लेकिन जब हम दहेज की बात करते हैं ओरिजिनली, तो किसी समाज में कोई भी व्यक्ति खुल करके नहीं कहता है कि मुझे इतना ही दहेज चाहिए। अंदर अंदर उसकी इच्छाएं रहती हैं कि मुझे इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, लेकिन खुल करके वो सामने आकर के नहीं कहता है कि नहीं, मुझे इतना ही दहेज चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे हम। इसके बारे में भी जानेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। दहेज जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्या कर रहा है, दहेज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दूल्हे के परिवार को दुल्हन के परिवार के द्वारा दूल्हे को देना होता है। ठीक।
ठीक। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम दहेज कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया जाता है साथियों, तो ये दुल्हन के परिवार के द्वारा दूल्हे के परिवार को एज अ डावर के रूप में दिया जाता है, एज अ वर दक्षिणा के रूप में इसको क्या किया जाता है, इसको प्रोवाइड किया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग दहेज, इसी को हम लोग डावर के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ और यही सारी चीज़ें मैं एनालिसिस भी कर रहा हूँ। देखिए साथियों, दहेज में क्या दिया जा सकता है, दहेज में कैश भी दिया जा सकता है, साथ ही साथ यहाँ पे काइंड भी दिया जा सकता है। मीन्स कि वहाँ पे पैसा भी दिया जाता है और जो भी चीज़ें हो सकती हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी सामान, ये सभी चीज़ों हम क्या करते हैं, दहेज के रूप में यहाँ पे कर वर पक्ष से कन्या पक्ष को दिया जाता है। अब साथियों, जो चीज़ हमारे क्वेश्चन की जो डिज़ायर थी, उस डिज़ायर को हमने फुलफिल कर लिया। अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे कि साथियों कि भारतीय विधियों के प्रावधान क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास पूछा भी था ना कि हाँ, इसको विभिन्न विभिन्न क्या कहते हैं, विभिन्न विभिन्न अधिनियमों के तहत इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब हम यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे भारतीय विधि में कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, जिसको कि हम लोग को कहते हैं प्रोविजन इन इंडियन लॉ। अब कौन कौन से प्रोविजन दिए हैं इंडियन लॉ के। जब हम बात करते हैं इंग्लिश में, डावर एंड इट्स रिलेटेड प्रोविजंस आर गिवन इन द डिफरेंट एक्ट एंड द कोड ऑफ इंडिया विच आर एज फॉलो। इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। दहेज या उससे संबंधित प्रावधान विभिन्न अधिनियम और संहिता में वर्णित किए गए हैं, जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसको हम लोग डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के नाम से जानते हैं, ये भी दिया है। सेकंड दिया है साथियों डाउरी प्रोहिबिशन मैनुअल एक्ट 1985 का ये एक्ट है, जिसको दहेज प्रतिषेध वर वधु को भेंट सूची का रखा जाना नियमावली है, जो कि 1985 का है, इसको भी बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत सुसंगत प्रावधानों को भी बताया गया है। अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिलेटेड प्रोविजंस को यहाँ पे बताया गया है और 2 रिलेटेड प्रोविजंस को बताया गया। कौन कौन से रिलेटेड प्रोविजंस है, तो साथियों यहाँ पे आप रिलेटेड प्रोविजंस को देखेंगे तो जो फर्स्ट रिलेटेड प्रोविजन है किसका, इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड, तो ये हमारा फर्स्ट है धारा 113 को, जिसको हम लोग सेक्शन 113 ए प्रिजम्पशन ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय एनी मैरिड वुमेन के बारे में हम लोग देखते हैं। किस चीज के बारे में बात करता है साथियों, तो कह रहा है धारा 113 का किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा प्रिजम्पशन से रिलेटेड होता है। यह भी प्रोविजन हमको कहां देखने के लिए मिलता है, जब हम डायरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 को रीड आउट करते हैं तो वहां पे ये प्रोविजन हमको देखने के लिए मिलता है। किसके अंतर्गत, अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस के एक्ट के अंदर। सेकंड प्रोविजन की बात कर रहा है साथियों, सेकंड प्रोविजन में कह रहा है कि सेक्शन 113B मीन्स कि सेक्शन 113 ख या 113B ये प्रिजम्पशन किस चीज की करता है, अबेटमेंट ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ के बारे में यहाँ पे प्रिजम्पशन करता है। और इसी डाउरी डेथ के बारे में हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है, अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 113B के अंतर्गत हम लोग डाउरी डेथ को देखते हैं कि किसके अंतर्गत, डाउरी प्रोहिबिशन के अंतर्गत हम भी यही देखते हैं कि 113B अगर कमिट कर दिया जाता है तो मान लिया जाता है कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डाउरी डेथ आपने कमिट कर दिया, प्रिजम्पशन यहाँ पे लिया जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट हम प्रोविजंस की बात करते हैं साथियों, इंडियन पेनल कोड 1860 के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजंस इसमें शामिल किए गए हैं, किसमें, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 28 चैप्टर देखेंगे, किसका, आईपीसी का चैप्टर देखेंगे 20 को, अध्याय 20 को यहाँ पर देखेंगे, जिसमें हम लोग बात करते हैं, अगर स्पेसिफिक सेक्शन की हम बात करते हैं तो 498 ख की बात करते हैं। 498 ख किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। यही हम इंग्लिश में अगर हम आपको बताना चाहें तो चैप्टर 20A सेक्शन 498B डाउरी क्रूएलिटी बाय द रिलेटिव ऑफ हस्बैंड एंड बाय हस्बैंड ऑफ एनी वुमेन्स के द्वारा इस प्रकार की अगर क्रूएलिटी की जाती है तो ये माना जाएगा कि आपने क्या किया, आपने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत ये सारे कॉज किए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथियों, इसमें और भी प्रोविजंस है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट प्रोविजन है, ये धारा 304 ख से है, जो कि आईपीसी में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये किस चीज की बात करता है, तो साथियों ये डाउरी डेथ्स की बात करता है और इसी डाउरी डेथ के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। अगर हम साथियों बात करते हैं अदर लॉ के प्रोविजन से, अदर पिनल प्रोविजन से, तो यहाँ पे साथियों आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है कौन सा, तो आपके पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 भी यहाँ पे क्या हो सकता है, रेलिवेंट हो सकता है। उस चीज़ को मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन से सेक्शन आपके लिए रेलिवेंट साबित होंगे। साथियों अगर आप सेक्शन नंबर कौन सा, सेक्शन नंबर 174 देखेंगे सीआरपीसी का, तो वहां पे आपको दिखाएगा सुसाइड और एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में आपको दिखाई पड़ता है। गिवन रिपोर्ट इंक्वायरी डन बाय पुलिस रिपोर्ट, जो कि पुलिस रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, एक रिपोर्ट फाइल किया जाता है। ये भी किससे रिलेटेड होता है साथियों, तो ये भी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत ही फॉल कर सकता है। अगर हम देखेंगे, अगर हम बात करते हैं
सेक्शन नंबर 176 की 176 नंबर में इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट काज बाय डेथ, यहाँ पे इंक्वायरी करता है किसके द्वारा, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी किया जाता है किसके केस में, तो अगर किसी भी महिला का किसी भी प्रकार से डेथ हो जाता है तो यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। साथियों साथ अगर इसमें और भी प्रोविजंस हैं, लेकिन सभी प्रोविजंस को आपको नहीं बताना, जितनी क्वेश्चन की डिमांड थी, जितनी क्वेश्चन की डिजायर थी, उसके अकॉर्डिंग आपने सभी प्रोविजंस को यहाँ पे डील कर रखा। अब आगे देखिए साथियों क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है धारा 2 के अंतर्गत दहेज। देखिए जो भी डिफरेंट प्रोविजंस थे उन सभी डिफरेंट प्रोविजंस को हम यहाँ पे रीड आउट और डील करने के का कोशिश 100% आपके साथ किया है। जो आंसर की डिमांड थी वो मैंने यहाँ पे फुलफिल किया है। कर रहा है धारा 2 के अंतर्गत दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु अभिप्रेत है, क्या चीज मूल्यवान वस्तु की बात करते हैं, जैसे काइंड में कोई चीज़ आप ले सकते हैं, कैश में कोई चीज़ ले सकते हैं, इससे अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात, या तो विवाह एट द टाइम ऑफ मैरिज आप दे रहे हैं या एट द टाइम ऑफ मैरिज कंप्लीट हो जाने के बाद, मैरिज सोलमनाइज हो जाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो इसको भी क्या माना जाएगा, इसको भी दहेज के ही अंतर्गत शामिल किया जाएगा। किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी गई या दी जाने वाली करार को क्या हम कहते हैं, इसको भी दहेज के अंतर्गत ही हम रखते हैं और इसको भी हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये भी क्या होता है, एज अ काइंड ऑफ डावरी इसको कहते हैं और ये डावर होता है। इसमें क्या होता है, एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार को क्या किया जाता है, एट द टाइम ऑफ मैरिज यहाँ पे कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, दिया ही जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो लड़की रहती है, जो दुल्हन पक्ष रहती है, दुल्हन पक्ष के द्वारा दूल्हे पक्ष को यहाँ पे दिया जाता है। और इसी को हम लोग धारा 2 के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए कह रहा है कि अगर इस परिभाषा को देखते हैं, इस डेफिनेशन को देखते हैं, तो कह रहा है उपरोक्त परिभाषा से इसके निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्रतीत होते हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, तो साथियों कह रहा है पहला कि कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हो, मीन्स की बाई वन पार्टी टू मैरिज टू द अदर पार्टी टू द मैरिज, इन सभी चीज़ों में क्या देना चाहिए, आपको एक मूल्यवान प्रतिभूति देना चाहिए। मीन्स कि एक मूल्यवान चीज़ आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देना पड़ता है दहेज के अंतर्गत। सेकंड कह रहा है विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई हो या दिए जाने की, यहाँ पे क्या किया गया हो, दिए जाने का किसी भी प्रकार का करार किया गया हो, इसको भी हम क्या मानेंगे, इसको भी हम लोग दहेज की श्रेणी में मानेंगे। और यही मानेंगे कि यहाँ पे भी किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे भी दहेज की बात हो रही है। और इन सभी चीज़ों को इन टोटलिटी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हम लोग डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 पढ़ रहे हैं ये उसी की बात कर रहा है। अगर साथियों हम सेक्शन नंबर 3 को हम यहाँ पे डील करते हैं तो यहाँ पे पेनल्टीज़ के बारे में लिखा है। किसके पेनल्टीज़ के बारे में और किस एक्ट में लिखा है, तो सेक्शन नंबर 3 ऑफ डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में लिखा है पेनाल्टी टू टेक एंड गिव डॉरी। यहाँ पे पेनल्टीज़ के बारे में लिखा है कि अगर आप डॉरी दे भी रहे हैं और डावर ले भी रहे हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको पनिश यहाँ पे किया जाएगा। तो जो भी प्रोविजंस थे, जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उस क्वेश्चन के रेलिवेंसी में मैंने आंसर को यहाँ पे फ्रेम किया और उसी आंसर को मैंने आपको साथ यहाँ पे डिस्कस भी करने का 100% प्रयास किया जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट होगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं तो क्या कह रहा है, क्या केवल दहेज की मांग करना ही अपराध है। अब देखिए कि क्या सिर्फ मांग करना ही अपराध के श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है कि या फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संदर्भ में व्यवहार करना भी दहेज के अंतर्गत आता है। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि क्या अगर कोई व्यक्ति सिर्फ दहेज की मांग कर रहा है तो क्या ये दहेज की मांग करना भी उसके अंतर्गत आ जाएगा कि नहीं, दहेज मांगने के अंतर्गत आ जाएगा कि नहीं, या ये उसके अंतर्गत फाल कर रहा है कि नहीं। तो साथियों यहाँ पे कह रहा है दहेज की मांग करना एक प्रकार का अपराध होता है। क्या होता है, दहेज का अगर हम मांग करते हैं तो ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का अपने आप में ही अपराध होता है। आप जब तक कानून नहीं बना था तब तक आप दहेज ले रहे थे, दे रहे थे, लेकिन अब आपके देश में कानून बन गया है और वो भी कौन सा कानून, डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 बन गया है। इसके बाद अगर आप किसी से दहेज मांग रहे हैं या फिर आप दहेज दे रहे हैं या किसी भी प्रकार के दहेज में आप डील कर रहे हैं तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको पनिशमेंट भी यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। देखिए साथियों कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज की मांग करना मात्र ही अपराध होगा। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया कि अगर इस प्रकार की आप मांग भी कर रहे हैं तो ये इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत ये मान लिया जाएगा कि आपने इस ऑफेंस को कमिट कर लिया। नेक्स्ट कह रहा है धारा 4
दहेज की मांग को दंडनीय बनाता है। कौन बनाता है साथियों? तो धारा 4 को जब हम रीड आउट करते हैं तो ये दहेज की मांग को ही दंडनीय बनाती है। अतः धारा 4 निम्नलिखित प्रावधान करती है। अब किस किस प्रकार का प्रावधान करता है, तो किसकी बात कर रहे हैं? तो साथियों दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के बारे में बात करते हैं। और वो किस किस चीज के बारे में यहाँ पे प्रतिषेध करता है, किस किस चीज को बारे में यहाँ पे मना कर रहा है? तो कह रहा है धारा 4 दहेज की मांग को दंडनीय बनाता है। कौन बनाता है साथियों? तो धारा 4 जो होता है दहेज की मांग को यहाँ पे सबसे पहले वो दंडनीय बना देता है। और आगे क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति यथा स्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की नहीं होगी, किंतु जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से भी जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय किया जाएगा। अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई दहेज मांगता हुआ अगर किसी को पकड़ा जाएगा तो इसी प्रकार के पेनल्स प्रोविजंस के अंतर्गत उनको क्या किया जाएगा? उनके ऊपर पनिशमेंट को इम्पोज किया जाएगा, जो यहाँ पे मैंने आपको रीड आउट करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट प्रोविजंस की इसी में बात करते हैं। परंतु न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किया जाएगा 6 मास से कम अवधि के कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकता है। कितने दिनों का? तो 6 मास के कारावास का दंडादेश का अधिरोपित भी वो कर सकता है। आगे हम साथियों बात करेंगे, इसी में आगे कह रहा है कि अतः धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 4 की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ही पेनल प्रोविजंस के बारे में हमको डील करने के लिए मिल रहा है। तो धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में विधायिका ने दहेज जैसे कुप्रथा को रोकने हेतु न केवल अपराध होने की स्थिति वरन अपराध के प्रारंभिक दहेज की मांग मात्रा को भी दंडनीय बनाया गया है। यहाँ पे आपके पास एक केस लॉ भी आ रहा है, केस लॉ को भी आप लिख सकते हैं। हरवंश सिंह बनाम श्रीमती गुरुचरण और 1990 का ये मामला है। दहेज कोई निरंतर चलने वाला अपराध नहीं है, ठीक, ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस के अंतर्गत नहीं आता है। जब जब दहेज की मांग की जाती है तब तब नए अपराध का गठन यहाँ पे होता है। ये बात आपको कहाँ देखने के लिए मिल गया? तो ये हरवंश सिंह बनाम श्रीमती गुरचरण कौर का ये मामला था, उसी मामले में के अंतर्गत आपको ये देखने के लिए मिल गया। सेकंड की हम बात करते हैं साथियों। सेकंड में कह रहा है कि श्रीमती प्रकाश कौर बनाम हरपिंदा पाल सिंह 1999 दहेज की निरंतर मांग की निर्दयता से विवाह विच्छेद हो जाता है तो जन्म जन्मांतर के वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं। कि अगर हमारा अगर सबसे ज़्यादा शादी टूटता है तो किसको लेकर के टूट रहा है इस समय? दहेज को लेकर के, क्योंकि लड़के वाले बार बार दहेज मांग रहे हैं, लड़की वाले इतने सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं कि वो बार बार दहेज की उनके डिमांड को फुलफिल करें। इसीलिए क्या किया जाता है? इसीलिए शादी को क्या किया जा रहा है? तोड़ दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं डाइवोर्स हो जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है म्यूचुअल कंडीशन से यहाँ पे डाइवोर्स हो रहा है, म्यूचुअल सेपरेशन हो जा रहा है। तमाम चीज़ें इसी दहेज को लेकर के तमाम तरह के क्रूएलिटीज़ भी यहाँ पे किए जा रहे हैं वर पक्ष के द्वारा। आप लोगों ने अभी पेनल प्रोविजंस को भी देखा था, इंडियन एविडेंस एक्ट के पेनल प्रोविजंस को, आईपीसी के पेनल प्रोविजंस को, और साथ ही साथ आपने सीआरपीसी के भी पेनल प्रोविजंस को वहाँ पे डील किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है दहेज से संबंधित अपराधों का विचारण और संज्ञान किसके द्वारा किया जा सकता है? जो दहेज से संबंधित अपराधों का विचारण होता है और संज्ञान होता है, ये किसके द्वारा किया जा सकता है? कौन इसके लिए मजिस्ट्रेट होगा, कौन इसके लिए ऑफिसर होगा, कौन जज साहब होंगे जो इस एक्ट का क्या कर सकते हैं? कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो साथियों जब हम कॉग्निजेंस की बात करते हैं कि किसके द्वारा इस प्रकार का कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, तो साथियों कॉग्निजेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे JMFC बराबर MM के द्वारा यहाँ पे क्या लिया जा सकता है? कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। मीन्स की जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जितना पावर रखता है, जो JMFC साहब पावर रखते हैं, वही अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करते हैं तो MM साहब मीन्स की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के साहब उतना ही पावर होगा। इन्हीं लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा? यहाँ पे कॉग्निजेंस को लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू CRPC। आगे देखिए क्या कह रहा है साथियों, आगे कह रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 7 अपराधों के विचारण और संज्ञान से संबंधित है। धारा 7 प्रावधान निम्नलिखित है। कौन कौन से प्रावधान यहाँ पे करके रखे हैं? तो धारा 7 में अपराधों का संज्ञान के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी महानगर मजिस्ट्रेट, जिसको कि हम MM साहब कर रहे थे, मीन्स की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का विचारण किया जाएगा। किनके द्वारा किया जाएगा? या तो JMFC के द्वारा किया जाएगा अगर लोकल एरिया में है, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पे महानगर मजिस्ट्रेट मीन्स की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में कह रहा है
कि इस अधिनियम के अधीन क्या कह रहा है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान कई न्यायालयों के द्वारा लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है अपनी जानकारी पर या पुलिस रिपोर्ट पर, अपनी या तो अपनी जानकारी पर खुद भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है, या पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की रिपोर्ट फाइल की जा रही है इसके आधार पर भी यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। सेकंड कह रहा है अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यथित व्यक्ति के माता पिता या अन्य नातेदार अथवा किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा किए गए परिवाद पर भी क्या करेगा, यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। किसके द्वारा लिया जा सकता है, तो जेएमएफसी के साहब के द्वारा और एमएम साहब के द्वारा लिया जा सकता है। आगे साथियों कह रहा है कि अगर महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होना होगा, यह क्या होगा, ये उनके लिए लॉफुल होगा जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत दंड पारित करते हैं। तो आगे साथियों कह रहा है, आगे इसमें कह रहा है इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध जमानती और असमनीय होगा। क्या होगा साथियों, जमानती होगा और असमनीय होगा। ये चीज़ आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो धारा जब 8 के सब क्लॉज 2 को आप रीड आउट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ असमनीय अपराध का तात्पर्य जिसमें पक्षकार समझौता नहीं कर सकते हैं, यह गंभीर प्रकृति का होता है। ठीक, आगे कह रहा है एवं अधिक दंड से दंडनीय होता है। ऐसे अपराध में अभियोजन एवं अभियुक्त के प्रार्थना पर भी न्यायालय को कार्यवाही समाप्त करने का अधिकार नहीं होता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कार्यवाही को समाप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। किसको, न्यायालय को अधिकार नहीं होता है। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड जो भी आंसर थे उन सभी आंसर को मैंने आपके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं फ्रेम करके लाया हूं, और मैं उसी क्वेश्चन को फ्रेम करता हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आने की पॉसिबिलिटीज होती है। जहां जहां से क्वेश्चन बनता है उसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो साथियों ये था आज का सेशन। साथियों एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर आपने इसका पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको भी वॉच कर लीजिए, वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इतना ही रेलिवेंट है जितना रेलिवेंट ये आज का लेक्चर है। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पुराना लेक्चर देख लेते होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप कमेंट करके हमको डेफिनेटली बताइए, मैं उस चीज़ का कॉग्निजेंस लूँगा। अगर उसमें कोई चेंजेस करने लायक रहेगा तो मैं डेफिनेटली उसमें चेंजेस करूँगा। अगर आपको लगता है कि कोई प्रोविज़न अगर कहीं गलती से भी गलती मैं बोल दिया हूं तो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ पार्डन करेंगे। अगर लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी वो चीज़ें हमको बता देंगे। और साथियों एक इन्फॉर्मेशन और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूँ यूपी पीसीएस मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों।